एवरीवन। एलटी उत्तराखंड पेडागोजी के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव पढ़ रहे थे और आज हम लोग अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत, जिसे हम लर्निंग बाय इनसाइट भी कहते हैं, ठीक है, अंतर्दृष्टि। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अंतर्दृष्टि कहाँ से आई है, उससे पहले हमें एक वर्ड जानना पड़ेगा, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, तो जो अंतर्दृष्टि द्वारा जो सीखना है, ये जो सिद्धांत है, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। अब जिनको ये नहीं पता है कि गेस्टाल्टवादी है कौन, ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि ये जो गेस्टाल्टवादी हैं, ठीक है, यह गेस्टाल्टवाद जो है ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, और ये जो जर्मन वर्ड है, ये नॉर्मली किसकी बात करते हैं? ये जो गेस्टाल्टवाद है, ये लोग एक तरह से किसी पूर्ण चीज़ की, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कोई समग्र चीज़ है उसकी ये बात करते हैं। ठीक है, मतलब एक कोई भी चीज़ है, उसको आप क्या कर रहे हो, पूर्ण तरीके से सीख रहे हो। मतलब आप किसी भी चीज़ को आप अधूरा नहीं छोड़ते हो, आप उसको पूरा या एक तरह से उसको जो उसकी आकृति है या जो उसकी प्रकृति है, उसको आप पूर्ण रूप से समझते हो। इनमें जो मेन जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है वर्दीमेर, कोहलर, कोफा और लेविन। तो ये इनका नाम यहाँ पे गेस्टाल्टवाद में विशेष तौर पे लिया जाता है। गेस्टाल्टवाद जर्मन वर्ड है। अगर हम बात करें इसके मीनिंग की, तो एक ये आकृति का पूर्णता, कोई भी एक आकृति है उसकी पूर्णता की बात करें या समग्रता की बात यहाँ पे की जाती है। अतः गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं अपितु पूर्ण रूप से सीखता है। तो कोई भी चीज़ है उसको व्यक्ति क्या करेगा, आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखेगा। वह वस्तु को एक इकाई के रूप में ही देखता है तथा उसके संपूर्ण रूप को ग्रहण कर बाद में उसके विभिन्न भागों पर दृष्टि डालता है। मतलब कि एक कोई संपूर्ण चीज़ को पहले वो सीख लेगा, उसके बाद जो उसके अलग अलग पार्ट हैं उन पे जाएगा या उनको बाद में सीखेगा। अगर हम इसके आधार की बात करें, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं अलग अलग। सबसे पहले उसमें आता है आधार या उसका जो बेसिक है। बेसिक क्या है इन चीज़ों का? अंतर्दृष्टि। और किस चीज़ पे ये बल देते हैं या एम्फेसाइज किसको करते हैं? तो ये करते हैं जो बुद्धि के कार्य होते हैं उनको, ये उनमें उनको जोड़ देते हैं या उनको क्या करते हैं, एक तरह से ज़्यादा बल इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है इसमें, तो प्रत्यक्ष ज्ञान पर यह आधारित होता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग आपने ली है, उसका स्थानांतर होता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी आप सीख रहे हो उसका क्या कर रहे हो, आप स्थानांतरण कर रहे हो या उसका ट्रांसफ़र कर रहे हो। और ये केवल उन लोगों के लिए जो कि जिनकी बौद्धिकता हाई है, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो प्रौढ़ लोग हैं या जो अच्छी बुद्धि वाले, जैसे हम कह सकते हैं कि जो प्रगतिशील बालक होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, गेस्टाल्टवाद के जो संस्थापक हैं वो वर्दीमीर को माना जाता है या हम वर्दीमर कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो है समग्राकृति या पूर्णाकार। अब जो अंतर्दृष्टि या सूझ के संबंध में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसका श्रेय मेनली जाता है कोहलर को। किसको जाता है? कोहलर को। और जिस पे इन्होंने प्रयोग अपने या एक्सपेरिमेंट अपने किए थे, वो एक चिंपैंजी था या वनमानुष था, जिसका नाम था सुल्तान। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले किसने प्रयोग किए थे? सबसे पहले तो कोहलर ने किए थे। और किस पे कर रहे थे? तो चिंपैंजी पे कर रहे थे, और चिंपैंजी का नाम क्या था? वो था सुल्तान। ठीक है, कोहलर ने प्रयोग के आधार पर ये निष्कर्ष दिया कि व्यक्ति या पशु के सामने जब कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस समस्या का या जो भी प्रॉब्लम आई है उसका समाधान जो है करने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क पर क्या हो जाता है, एक नया विचार आता है। तो कोई नई कंडीशन में अगर आप फंस जाते हो तो क्या होता है, आपका माइंड वहाँ पे कुछ काम करेगा और आपको
आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो खुद ही मिल जाएगा, या आपके माइंड में एक तरह से क्या आएगा, एक आइडिया आएगा। ठीक है। अब क्या होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है और नया विचार जो आया है, ठीक है, ये जो अंतर्दृष्टि हम कह रहे हैं बार बार, ये क्या है, एक नया विचार या कोई एक नया आइडिया, ठीक है, या अंतर्दृष्टि या फिर हम इसको सूझ कहते हैं। अब कुछ स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि देखो, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आई, उसके बाद आपके मन में क्या हुआ, एक कोई नया आइडिया आया या विचार आया, उसको हमने क्या बोल दिया, अंतर्दृष्टि बोल दिया। उसके बाद आपने सूझ ली कोई, ठीक है, उसको समझा एक तरह से, और उससे क्या हुआ, आपका फाइनली समस्या का समाधान हो गया। तो ये 4 स्टेप्स में चल रहा है कि समस्या, अंतर्दृष्टि, सूझ और समस्या समाधान। अब हम बात करेंगे कोहलर के एक्सपेरिमेंट्स की, कि उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। तो कोहलर ने 1913 से 1917 तक बर्लिन विश्वविद्यालय में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू है, ठीक है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। पहला एक्सपेरिमेंट देखो, इन्होंने कुछ 3-4 एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग, वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं कि क्या किया था। अब देखो, जो कोहलर थे, उन्होंने अपना जो फर्स्ट प्रयोग था उसमें क्या किया, जो सुल्तान, समझ में आ गया होगा सबको कि क्या है, चिंपैंजी, तो उसको भूखा रखा उन्होंने, ठीक है, और एक पिंजरे में उसको कैद कर दिया। अब क्या हुआ, पिंजरे के अंदर थोड़ा बहुत स्पेस था जिसमें वो घूम फिर सकता था आराम से, ठीक है, और पिंजरे के बाहर उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ दूरी पे उन्होंने बनानास रख दिए, जो पिंजरे से सुल्तान को एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। अब क्या हुआ, पिंजरे में उन्होंने एक छड़ी भी रखी थी, ठीक है, जिससे क्या हो सकता था, जो बनानास रखे हुए उनको खींचा जा सकता था। सुल्तान पिंजरे के बाहर रखे जो बनानास थे उनको डायरेक्ट ऐसे ही तो प्राप्त वो नहीं कर पाएगा। अब क्या हुआ, सुल्तान कुछ देर हाथ से वो बनानास को मतलब प्राप्त करने के लिए वो ट्राई करता रहा, लेकिन वो क्या हो रहा था, फेल हो जा रहा था। फिर छड़ी से कुछ देर वो खेलता रहा, और अचानक हुआ क्या, उसको एक आइडिया आया, ठीक है। अब जब उसको एक आइडिया आया तो हुआ क्या, उसने जो बनानास थे उसको छड़ी की सहायता से अंदर खींचा और अपनी भूख उसने शांत कर ली। ठीक, तो सिंपल सा था कि आपको जो सुल्तान है उसको पिंजरे में कैद किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, बाहर कुछ बनानास रखे हुए हैं, और बस जस्ट खेलते खेलते एक तरह से उसको क्या आ रहे हैं, कुछ आइडिया आ रहे हैं, और उसने क्या किया, छड़ी को पकड़ के उन बनानास को खींच लिया और अपनी भूख शांत कर ली। ये था इनका पहला एक्सपेरिमेंट। चलते हैं एक्सपेरिमेंट 2 पे। अब क्या हुआ, दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बनानास थे उनको इतनी दूर रखा कि सुल्तान उन्हें छड़ी से नहीं खींच सकता था, ठीक। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 छड़ियाँ रखी, ठीक है, जो कि आपस में जुड़ जाती थी। अब शेष जो भी परिस्थितियां थी वो एकदम एग्जैक्ट पहले की तरह रखी गई, ठीक है। सुल्तान ने दोनों छड़ियों से अलग अलग जो बनानास थे उनको खींचने का प्रयास किया। अब दोनों अलग अलग थी तो वो छोटी होंगी, तो वो क्या हुआ, उसको जो बनानास रखे हुए थे उनको वो खींच नहीं पाया। फिर असफल जब हो गया, ठीक है, बार बार फेल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर से जब ट्राई किया होगा तो खेल खेल में दोनों छड़ियाँ एक तरह से क्या हो गई, एक दूसरे से जुड़ गई। सुल्तान ने इस जुड़ी हुई जो लंबी सी छड़ी थी उसकी सहायता से क्या करा, जो बनानास थे बाहर उनको अंदर खींचा और फिर से उसने खा लिया, ठीक। तो सेकंड में उसको क्या आइडिया आया कि जो दोनों छड़ियाँ हैं उनको ऐड कर ले, थोड़ी लंबी हो गई है, अब जाके बनानास को खींचा जा सकता है। इस प्रकार प्रयोग को जब दूसरे दिन दोहराया, अब जब सेकेंड डे जब उन्होंने किया तो सुल्तान ने ये काम जो है और थोड़ा जल्दी करा। फिर आया तीसरा एक्सपेरिमेंट। थर्ड में उन्होंने क्या किया, परिस्थितियों में ही थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, ठीक है। अब उसने जो बनानास थे वो कहाँ लटका दिए, छत पे लटका दिए, और छड़ियों के स्थान पर उसने क्या किया, बक्से का यूज़ किया। उसने भूखे जो सुल्तान था उसको क्या किया, पिंजरे में बंद करा और सुल्तान को छत पर लटके हुए
जो बनानास थे वो साफ दिखाई दे रहे थे। अब बनानास को क्या हुआ, देखकर सुल्तान उन्हें प्राप्त करने के लिए फिर से ट्राई करने लगा, किंतु सुल्तान को फिर से कोई सफलता नहीं मिली और वो निराश होकर बैठ गया। पिंजरे के कोने में एक बक्सा रखा था, ठीक है, और अचानक से उसकी जो नज़र थी वो बक्से पर पड़ी और उसे फिर से एक आइडिया आया। तो आइडिया का मतलब यहाँ पे वही उस पे एक तरह से इंसाइट एक तरह से जागा उसका, ठीक। तो उसने क्या किया, बक्से को नीचे रखा और इस पर खड़ा होकर उसने जो बनानास थे उनको प्राप्त कर लिया और फिर उन्हें खा लिया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये इनका लास्ट एक्सपेरिमेंट था कोहलर का, और इन्होंने क्या किया, परिस्थितियाँ फिर से थोड़ी परिवर्तन करी। अब जो बनानास थे छत से तो मतलब लटकाया था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा और ऊंचाई पे, ठीक है, मतलब नीचे नहीं किया उन्होंने, इस बारी और ऊपर किया, और यहाँ पे इस बारी उन्होंने 2 बॉक्सेस या 2 बक्सों का प्रयोग किया। उसने फिर से जो भूखा सुल्तान है उसको पिंजरे में बंद करा। अब उसके हाथों से जो है बनानास ऐसे पकड़े नहीं जा रहे थे, क्योंकि बहुत हाइट पे उसने क्या कर लिया था, लगा दिया था। उसने बक्से को नीचे रखा और उस पर खड़े होकर भी चेक किया, फिर भी उसके हाथ में बनानास नहीं लगे। अब क्या हुआ, उसने बक्से को नीचे रखा और उस पर खड़े होकर जो बनानास थे उनको प्राप्त करने का प्रयास किया, तो उसके हाथ में वो बनानास आए ही नहीं। किंतु जो बनानास थे, ठीक है, उनको प्राप्त करने में असफल होने के कारण वो फिर से निराश हो गया और अचानक से उसे क्या हुआ, आइडिया आया, और उसने क्या देखा, उसने दोनों बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखा, ठीक है, और उसमें चढ़ चढ़ गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसने उन बनानास को खींच लिया। तो ये जो थे 4 एक्सपेरिमेंट, इन प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकला के आधार पर कोहलर ने स्पष्ट किया कि प्राणी जो है वो अपनी अंतःदृष्टि या इंसाइट से सीखता है। समस्याओं का अचानक समाधान अंतर्दृष्टि परिचायक है, ठीक है। और उसने स्पष्ट किया कि प्राणी वातावरण के उद्दीपकों द्वारा परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग करके संगठित रूप में करता है, ठीक है, वही समग्र रूप की बात यहाँ पे की है। अब कोहलर ने बताया कि अंतःदृष्टि 5 प्रत्ययों के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। देखो 5 टाइप की चीज़ों से अंतर्दृष्टि को उत्पन्न किया जा सकता है। पहला आता है इसमें लक्ष्य या गोल। आपके पास कोई लक्ष्य होगा, ठीक है, जैसे उसके पास क्या था, उसके पास खाना था, लक्ष्य कि उसको वो बनाना चाहिए थे, तो ये लक्ष्य है, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आएंगी, तनाव भी होगा, उससे वो निराश होकर बैठ जा रहा था, ठीक है, टेंशन होगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, आप चीज़ों को मिला रहे हो, और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन उनका कर रहे हो। तो ये 5 क्या थे, प्रत्यय थे। और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की अगर हम शैक्षिक महत्व अगर समझें कि कैसे ये स्टडी पे कैसे इफेक्ट करता है, तो पहला इसमें आता है कि देखो संपूर्ण पाठ्य सामग्री, जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे एक समग्रता की, तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात यहाँ पे करते हैं। विद्यार्थी को प्रेरित करना, ठीक है, मोटिवेट करना, कोई जैसे कि वहाँ पे खाना दिया जा रहा है तो एक तरह के मोटिवेशन है उसके लिए कि हाँ मुझे खाना प्राप्त करना है। तीसरा आता है इसमें समस्या समाधान दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि वो अपने माइंड से सोच रहा है बच्चा, ठीक। उसके बाद है 4th अंतर्दृष्टि विकसित करना। ऑब्वियस सी बात है, कोई नई समस्या आ रही है तो माइंड उस हिसाब से चल रहा है और क्या कर रहा है, उसमें इंसाइट विकसित हो रहा है। 5वां है इसमें समय की बचत होती है, ये जल्दी से सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें शीघ्र अधिगम, लर्निंग जो है जल्दी से हो जाती है। एकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम को कैसे लेके चलते हैं एकीकृत तरीके से, बुद्धि का इसमें विकास होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई फालतू के ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर मतलब बुद्धि जहाँ पे यूज़ हो रही है, दिमाग लगाया चिंपैंजी ने अपना कि अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बुद्धि का विकास हो रहा है। रटा रटाया अधिगम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान नहीं है। पूर्व अनुभव भी यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो इम्पॉर्टेंट है। अर्थपूर्ण अधिगम यहाँ पे होता है। वातावरण जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और लक्ष्यों का जो निर्धारण है वो भी यहाँ पे
जो उसका भी शैक्षिक महत्व है। धारण एवं स्थानांतरण, आप जो कुछ सीख रहे हो आप उसका ट्रांसफ़र कर रहे हो। बालक जो है वो संपूर्ण रूप में, ठीक है, कोई भी बालक है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप सिर्फ उसके एक ही पक्ष को देख के उसको कि ये समझदार है या ये बेवकूफ़ है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही पक्ष को देख के नहीं बल्कि यहाँ पे सारे पक्षों की बात की जाती है। कठिन विषयों के लिए उपयोगी है, जैसे कि साइंस है या मैथ्स है या कोई भी एनी सब्जेक्ट जो भी टफ लगता है तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये था शैक्षिक महत्व, और ये पूरा का पूरा जो वीडियो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।